यूपीपीएससी में एसए का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू सीरीज़ इसीलिए मैं लेकर के ये डेली अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एसए पूछे गए हैं पहले के वर्षों में और आज का जो मैंने एसए लिया है वो 2022 में पूछा गया है। 2022 के पेपर में ये एसए आया था और इसमें ये एसे था, फिलोसफिकल एसेस को जनरली मैं ले रहा हूँ कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग। अब यहाँ पर यह है कि छत की मरम्मत का समय सूरज के दौरान जब निकलता है, चमकता है, उस समय जो है बेहतर है। ये इसका एक अर्थ है, आशय। ये ऐसे पूछा गया है। अब इस ऐसे को कैसे डिकोड किया जाए, इस ऐसे को कैसे लिखा जाए। एक्चुअल में जो हिंदी माध्यम के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए इस तरीके के फिलोसफिकल ऐसे को अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन होता है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम इस पूरे ऐसे को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इसको डिकोड करना है, इसमें कीवर्ड क्या है, किन किन हेडिंग्स में। हमने आउटलाइन भी इस ऐसे में आपके सामने लेकर के आ रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। इंट्रोडक्शन में क्या देना है, तो इंट्रोडक्शन में ये जो प्रोवर्ब दे रखी है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग, इसको हम इस प्रोवर्ब को हमें एक्सप्लेन करना होगा इंट्रोडक्शन के अंदर। और इसकी जो रिलीवेंस है, इसकी जो उपयोगिता है, जो तर्कसंगतता है हमारे जीवन के विविध पहलुओं में, उससे उसको जोड़ना होगा। तो ये चीज़ करनी है इस ऐसे के अंदर। फिर हमें इसे पर्सनल लाइफ से जोड़ के देख सकते हैं। पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हेल्थ और वेलनेस, अगर हम पूरी प्रोवर्ब को देखें तो टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग, अगर इस पूरे ऐसे को देखें तो हम पर्सनल लाइफ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो पर्सनल लाइफ में क्या है हमारा। पर्सनल लाइफ में अगर हम मोटे तौर पर देखें तो पर्सनल लाइफ में हेल्थ हमारी जो है तभी हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, और जब वो अच्छी है, सेहतमंद हैं, आप स्वस्थ हैं, तभी आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में देख सकते हैं। फिर अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, तो यहाँ हेल्थ केयर रिफॉर्म्स हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। फिर क्राइसिस मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस को दिखा सकते हैं कि जो हमारे पास आपदाएं आती हैं उनका कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, उसके लिए पहले से कैसे तैयारी की जा सकती है। फिर अगर हम आर्थिक स्थायित्व की बात करें, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात करें, तो फाइनेंशियल रिजर्व यानी वित्तीय जो हमारे पास भंडार होना चाहिए, जो बचत होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी में जो निवेश, इसी तरीके से इनोवेशन में कैसे कैसे नए जो इनोवेशन है उनको लाया जाए, उसमें कैसे निवेश करना चाहिए। कॉरपोरेट और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज़, राजकोषीय जो नीति होती है उसके लिए जो है हम ये दिखा सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन भी इस ऐसे में हम दिखा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो क्लाइमेट चेंज आज हमारे सामने समस्या आ रही है, तो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इसको हम दिखा सकते हैं। और ये एक तरीके का क्या होगा, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन इज़ द सन इज़ शाइनिंग। और इसी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को दिखा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेट कर सकते हैं। फिर अगर हम सोसाइटल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, इसे भारत के संविधान से जोड़ के दिखा सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ उसी समय जो देश के सामने समस्याएं आने वाली थी, किस तरीके की सोशल जस्टिस की ज़रूरत थी, उसके लिए सामाजिक आर्थिक आधार पर जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर रिजर्वेशन है, फिर आर्थिक आधार पर अभी आरक्षण दिया गया, और फिर सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, और या देश में जो छुआछूत की समस्या थी, आर्टिकल 17 को हम दिखा करके मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशनल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़, जो आरक्षण रिजर्वेशन मैंने बताया। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस में जो वीकर सेक्शन है, जो समाज का दबा कुचला वंचित वर्ग है, उसके लिए प्रावधान कर सकते हैं। और फिर कंक्लूजन लाते हुए जो हमारे की पॉइंट्स हैं उनको मेंशन आउट करते हुए फिर हम प्रोएक्टिव मेजर्स की इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं कि अगर समय रहते ही कोई इस तरीके का प्रबंधन कर लिया जाता है और हम समय के साथ अपनी तैयारियां कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, एक समाज को व्यवस्थित कर सकते हैं, एक राष्ट्र को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि आजकल रेनी सीजन चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपके शहरों में कई बार जल भराव की समस्या आ जाती है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि जून के महीने में हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे नालों की, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई हो जाए। अगर ये काम हम जून में कर लें, प्रशासन इस पर सजग हो जाए, हमारे कॉरपोरेशन जो है वो इस पर सजग हो जाए, तो हम रेनी सीजन को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इसी चीज़ को हमें इस पूरे ऐसे में मेंशन करना है। अब अगर हमको ऐसे लिखना हो क्या क्या पॉइंट आना चाहिए, तो वो भी हम थोड़ा सा आपके साथ ब्रीफ करेंगे कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। ये एक क्या है, प्रोवर्ब है। तो ये चीज़ हमको मेंशन आउट करनी है कि ये एक प्रोवर्ब है। दूसरा हमको क्या करना है,
प्रोवर्ब है। फिर हमको ये बताना है कि इसमें ये चीज़ को रेखांकित करना है कि हमारी बुद्धिमत्ता जो है सक्रियता के साथ योजनाएं बनाना है और उसके लिए तत्परता के साथ तैयार रहना है। ये चीज़ हमको दिखानी है कि किस तरीके से हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इट सजेस्ट दैट दिस वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशन टू एड्रेस पोटेंशियल प्रॉब्लम बिफोर दे बिकम क्राइसिस। अब हमें जब हमारी स्थितियां बेहतर हैं, जब परिस्थितियां हमारी अनुकूल हैं, तो उस समय हम उन समस्याओं को जो हमारे लिए पोटेंशियल, जो गंभीर हैं, जो जोखिम बन सकती हैं, समस्याएं बन सकती हैं, उनका समाधान हम पहले से ढूंढ के रखें। जैसे कि मैंने अभी रेनी सीजन के संदर्भ में आपको एक उदाहरण ऊपर दिया कि अगर हम मई और जून में ही अपनी ड्रेनेज सिस्टम को सही कर लें, इसी तरीके से अगर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अगर हमको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है, तो हम सही तरीके से उसका एफॉरेस्टेशन कैसे करें, वनीकरण किस तरीके से करें, या किसी क्षेत्र या बिजली की समस्या है, अब हम अगर चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ओमिशन कम हो, तो उसके लिए हमें शिफ्ट करना पड़ेगा सस्टेनेबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समय के साथ अगर करते हैं तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन में हमको दिखाना है और यही दिखाना है कि इस तरीके से अगर हम अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, और अगर इस चीज़ को हम ध्यान में रखें, इस प्रोवर्ब को, इस कहावत को हम अपने जीवन में ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से हम कई सारी समस्याओं का समय रहते समाधान ढूंढ सकते हैं और जो हमारे साथ जोखिम है, जो खतरे हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। अब अगर हम व्यक्तिगत जीवन में देखें तो जिस समय हम स्वस्थ होते हैं उस समय, या जिस समय हम आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, तो हम एक स्टेबिलिटी के साथ उस समय हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जैसे अगर हेल्थ का विषय है तो हेल्थ में हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। अब हम स्वस्थ हैं, इस समय हम एक्सरसाइज करें, एक बैलेंस डाइट लें, एक जो संतुलित भोजन होता है उसको रखें, रूटीन मेडिकल चेकअप्स रखें, तो आने वाली जो बीमारियां हैं जो समय के साथ किसी भी शरीर में आती हैं, हम उनको रोक सकते हैं। तो प्रोएक्टिव हेल्थ मेजर्स लेकर के, सक्रिय स्वास्थ्य जो हम निर्णय हैं उनको लेकर के हम अपने जीवन को ज़्यादा स्वस्थ वर्धक बना सकते हैं, ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा हमारे लिए वो उत्पादक हो सकता है हमारा जीवन, क्योंकि हमने समय रहते उसके लिए प्रावधान कर रखा है। फिर इसी तरीके से अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग देखें तो हमारे पास जिस टाइम आर्थिक स्थिति है, समृद्धि है, हमारी विकास व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर हमारे पास आय के संसाधन तेजी के साथ विकसित हो रहे हैं, या एक राष्ट्र के रूप में जब देश विकास कर रहा है, तेज़ी से उसकी जीडीपी बढ़ रही है और उस विदेशी निवेश आ रहा है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, इस पैसे को हम वाइजली जो है बुद्धिमत्ता के साथ इन्वेस्ट कर दें अपने इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो एजुकेशनल हो, सोशल हो, या हमारा जो है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर हम लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम न केवल जॉब क्रिएट कर सकते हैं बल्कि देश को विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रख सकते हैं। फिर इसी तरीके से एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन में निवेश कर सकते हैं, बेहतर हमारे पास मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स आए, नई हम स्किल्स कर सकते हैं। यहाँ पर स्किल इंडिया को आप दिखा सकते हैं, सरकार ने इस दिशा में कार्य किया है, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आप ये दिखा सकते हैं कि आज देश इस तरीके की योजनाओं को वहन करने के लिए सक्षम है। अगर हम हेल्थ में बात करें तो जिस तरीके से आयुष्मान योजना है उसको भी रिलेट कर सकते हैं कि देश आज निवेश कर रहा है वहाँ पर जाकर के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वस्थ मानव में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और एक स्वस्थ समाज वहीं से उभर करके आता है। तो ये सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए जब इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स, जब देश में शांति है, व्यवस्था है, तो हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं और यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। कब, जब शांति है और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो ये चीज़ हम दिखा सकते हैं ला करके। फिर हेल्थ केयर रिफॉर्म, जैसा कि मैंने बताया कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में लाया जा सकता है। अब जैसे कोविड आया था तो कोविड के लिए हमारे पास जिस तरीके की समस्याएँ आई, ऑक्सीजन की समस्या आपके सामने आई, हॉस्पिटल्स की कमी आई, बेड्स की कमी थी, इसी तरीके से मेडिसिन के लिए भी हमें कई बार बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, और कोविड के लिए वैक्सीनेशन नहीं था, रिसर्च वर्क हमारा कम था, जिसके चलते लाखों लोगों की जानें गई। तो अगर हम हेल्थ केयर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करें, उसमें निवेश करें, कब, जब इस तरीके की समस्याएं हमारे सामने नहीं है, और फिर तभी हम रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम को ला सकते हैं और लोगों को बेहतर जीवन जो है प्रदान कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, प्राथमिकताएँ दे सकते हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि रोड हो गया, ब्रिजेज हो गया, रेल नेटवर्क हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और इसके ज़रिए से हम ज़्यादा
ज़्यादा जब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, तो हम यहाँ निवेश करके जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं, देश को विकास भी कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं और भविष्य की आने वाली चुनौतियों को जो है हम बहुत ही सक्षमता के साथ उनका सामना कर सकते हैं। फिर क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे कि अभी हमने कोविड के एग्जाम्पल दिया, फ्लड के लिए एग्जाम्पल दिया, और छोटे ज़िला स्तर पर अगर आप देखें तो जिस तरह से ड्रेनेज प्रॉब्लम रेनी सीजन में आ जाती है, वर्षा काल में आती है, तो आप उस समस्याओं का समाधान समय रहते करके आप कर सकते हैं और एक बेहतर समाज और एक बेहतर राष्ट्र की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा हम सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इकोनॉमिकल अगर स्टेबिलिटी को भी जोड़ें तो आप पूरे ऐसे की थीम को समझ गए होंगे कि हम सेविंग को हमारे पास होना चाहिए, जो आय आ रही है सेविंग भी होनी चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट उसका होना चाहिए और वाइजली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम ऐसी जगह निवेश करें जिसका हमको बेहतर रिटर्न मिलने वाला हो, जिसकी हमारी इकोनॉमी को आवश्यकता हो। फिर हम इस तरीके को डाइवर्सिफाई भी, विविधतापूर्ण भी लेकर के आए ताकि इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारी बढ़ती रहे और फ्यूचर की जो समस्याएं आने वाली हैं उनको हम पहले से ही रोक सकें। और फिर फाइनेंशियल रिजर्व्स और सेविंग, जैसे कि मैंने बताया, ये दोनों के लिए, बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना। अब समय रहते अगर हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ पर रोबोटिक्स है, यहाँ पर इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल 4 जो होने जा रही है वहाँ के लिए हम निवेश कर सकते हैं और हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में जो है कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं, प्रतियोगी बने रह सकते हैं और देश के लिए ज़्यादा निर्यात की संभावनाओं को तलाश सकते हैं, विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगर हम कॉरपोरेट और गवर्नमेंट फिस्कल की बात करें तो हम समय रहते समस्याएं हमारे सामने आएँ, हमारे सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो, उससे पहले हम मजबूत जो हमारी राजकोषीय नीतियां हैं उनको लेकर के आएँ। कब? जब हम आर्थिक रूप से हम वृद्धि कर रहे हो, जब देश तेज़ी से वृद्धि कर रहा हो, उस समय हमारी जो राजकोषीय नीति हो वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए और ताकि हम जो है पब्लिक जो ऋण है, जो सार्वजनिक ऋण है, उसको हम उस समय कम करें। साथ ही साथ हम द्वारा जो सरकार का जो फजूल खर्च होता है उसको हम कम कर सकते हैं, डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट कर सकते हैं, सरकार के आकार को छोटा कर सकते हैं और गवर्नेंस को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरीके की नीतियों को ला करके हम समय रहते जो टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग, इस कहावत को हम चरितार्थ कर सकते हैं और इसी चीज़ को हम आगे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज़्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे स्टेट, अभी उत्तराखंड का स्टेट हमारे कहाँ बन करके आया, अब ये उत्तराखंड का स्टेट में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसी समय इकोलॉजिकल वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ पर फॉरेस्टेशन जो है वो वहाँ के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो हमारी वन नीति है उसके 33% की तुलना में कहीं ज़्यादा है, तो हम अगर इस समय वहाँ पर एक ऐसी नीति लेकर के आएँ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकरण के लिए, तो हम जो है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो इन्वायरमेंट का जो क्षय होता है उसको रोक सकते हैं और समस्या को गंभीर बनने से पहले ही उसे का हम समाधान ढूंढ सकते हैं। फिर ये चीज़ क्लाइमेट चेंज के साथ भी जोड़ी जा सकती है कि हम जैसे आज इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के आ रहे हैं तो समय रहते लाया जा सकता है, हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़े हैं, हम इसके तरीके से कार्बन के जो का एमिशंस है, जो उत्सर्जन, उसको कम कर सकते हैं और फिर इसी तरीके से हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं समय रहते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उत्तराखंड का ही एग्जाम्पल लें तो उत्तराखंड की जो झीलें हैं वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब टूरिज़्म के चलते इन झीलों में कई प्रकार के जो है प्रदूषण बढ़े हैं, प्रदूषक बढ़े हैं, तो अगर हम समय रहते वहाँ पर इस तरीके के व्यवस्था कर दें, उनका प्रबंधन कर दें, तो जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको उनका प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखा जा सकता है और इस तरीके से हम एक बेहतर समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं। फिर इन सब के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी जोड़ा जा सकता है और इकोनॉमिकल बैलेंस का जो डेवलपमेंट है, बैलेंस इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको दिखा सकते हैं और इसमें भारत की जो मिश्रित आर्थिक नीति रही है वो भी आप जोड़ के दिखा सकते हैं कि भारत ने एक मिश्रित आर्थिक नीति के माध्यम से बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को न केवल भौगोलिक आधार पर रखा है बल्कि उसका पर्यावरणीय पहलू भी है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम सोसाइटी की बात करें तो मैंने बताया कि संविधान को आप शामिल कर सकते हैं, संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 रिजर्वेशन को आप बता सकते हैं, अनटचेबिलिटी को बता सकते हैं और इस तरीके से एक बेहतर समाज के लिए सरकार ने हमारे देश के जो
निर्माता थे उन्होंने समय रहते संविधान में इन चीज़ों को प्रावधान किया, और सरकार भी समय समय पर इस तरीके की नीतियाँ लाती रहती है और समय समय पर इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करती रहती है। और फिर एजुकेशनल और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए दिया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट जैसा मैंने पहले बताया। फिर जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट और सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज में सुधार, इसको सिविल सर्विसेज में जो सुधार की बात चलती है ये क्या है, समय रहते प्रबंधन ही तो है। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। सिविल सेवा में जो सुधार है, लैटरल एंट्री जो हो रही है क्या है, ये लैटरल एंट्री इसी बात को इंडिकेट कर रही है ना कि हम समय रहते वो सुधार लेकर के आ रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं, जिनकी आवश्यकता है, ताकि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारी नौकरशाही जो है, आने वाली समस्याओं और की जो चुनौतियां हैं उनका वो सक्षमता के साथ सामना कर सके। और फिर कंक्लूजन करते हुए ये सारी बातों को आप इंक्लूड करते हुए ऐसे को समाप्त कर सकते हैं। कैसा रहा ये हमारा ऐसे, आप ऐसे को पूरा सुने, कई बार सुने, निश्चित रूप से आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जो भी इसको पूरा सुनता है निश्चित रूप से अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, उसको रिकमेंड करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली उसका भी फ़ायदा होगा। और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ऐसे राइटिंग के साथ साथ जीएस के जो पेपर्स हैं, जीएस पेपर, वहाँ पर भी आप अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग कर पाएंगे, आपको कंटेंट मिल पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपके कुछ सुझाव है तो हमें सुझाव दे सकते हैं। चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, यही आपका मेरे लिए एक प्रकार से गुरु दक्षिणा है। थैंक यू सो मच।